आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा की कि ड्रामा में क्या एलिमेंट्स होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑथोरियल इंट्रूजन की। ऑथोरियल इंट्रूजन तब होता है जब कोई राइटर अपने वर्क की वॉल को ब्रेक करता है और डायरेक्ट रीडर से बात करता है। मतलब जब किसी नॉवेल्स, पोयम या एस्से में राइटर सीधे रीडर से कुछ कहता है तब ऑथोरियल इंट्रूजन होता है। ये राइटर को रीडर के साथ एक नई तरह की रिलेशनशिप डेवलप करने की फ्रीडम देता है। ये स्टोरी को एक नए एक्सपीरियंस पर ले जाता है। कुछ केसेस में अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो तो ये डिस्टर्बिंग और इरिटेटिंग लगने लगता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ऑथोरियल इंट्रूजन के। सबसे पहला एग्जाम्पल है द कैंटरबरी टेल्स का, जो लिखा था जॉफ्री चोजर ने। इसमें बहुत सी शॉर्ट और लॉन्ग स्टोरीज हैं। इसमें खुद जॉफ्री चोसर डायरेक्ट रीडर से बात करता है। वो जनरल प्रोलॉग को खुद एक्सप्लेन करता है और हर एक करेक्टर को खुद इंट्रोड्यूस करता है। जनरली राइटर्स इसका यूज़ तब करते हैं जब उनको अपनी ओपिनियंस अपने वर्क में रीडर को सही से समझानी होती है। इसका यूज़ लिटरेचर में और भी कई पर्पस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट ड्रामा का एलिमेंट आता है कोकोफनी। तो कोकोफनी वर्ड्स का एक कलेक्शन या कॉम्बिनेशन होता है जिनके साउंड लाउड और हार्श होते हैं, रियलिटी और लिटरेचर दोनों में। मतलब जो वर्ड्स कानों को सुनने में अच्छे नहीं लगते, इनका साउंड रफ या अनहार्मोनियस होता है। इनका यूज़ नॉइजी पोएटिक इफेक्ट को क्रिएट करने में किया जाता है। ककोफनी यूफनी का अपोजिट होता है क्योंकि यूफनी में ब्यूटीफुल और मेलोडियस साउंड का यूज़ होता है। ककोफनी का यूज़ पोएट्री और रोज़ाना की कन्वर्सेशन में किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस देखते हैं, गिव मी दैट ट्रैश एंड आई विल थ्रो इट आउट। हम देख सकते हैं जी का साउंड गिव में और दैट, ट्रैश और थ्रो इट आउट में टी का साउंड हार्ड होता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ही इज़ ए रोटन डर्टी टेरिबल ट्रडगिंग स्टूपिड ड्यूड। यहाँ पर इस सेंटेंस में टी वर्ड का साउंड, डी का साउंड, एस टी का साउंड, ये वर्ड बोलने में मुश्किल होते हैं और हार्ड होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं सर्कमलोकेशन की। इसका मतलब होता है टॉकिंग अराउंड या टॉकिंग इन सर्कल। मतलब मुद्दे की बात ना करके गोल गोल बातें करना। मतलब जब कोई कुछ डिस्कस करना चाहता है लेकिन वो डायरेक्ट बोलने की बजाय टॉपिक के चारों तरफ की बातें करता है। इसमें स्टेटमेंट बिना किसी वजह लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। ज़्यादातर ये एक एरर मानी जाती है राइटिंग में, क्योंकि माना जाता है कि जब ऑथर सीधे सीधे अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाता तब ये चीज़ें आती हैं, लेकिन कभी कभी इसके पीछे कोई पर्पस भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट की कि ड्रामा में कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है या फिर लिटरेचर में कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। लिटरेचर में किसी भी स्ट्रगल को, किसी भी कहानी में स्ट्रगल को कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। जो स्ट्रगल करेक्टर अपने गोल को अचीव करने में करते हैं। ये स्ट्रगल कोई भी एंटागोनिस्ट हो सकता है जिसे विलन कहते हैं, या उसकी अपनी कोई परिस्थितियां हो सकती हैं, सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिससे किसी भी हीरो को अपने रास्ते से हटाते हुए अपने गोल तक पहुंचना होता है। सभी अच्छी स्टोरीज में कॉन्फ्लिक्ट होता है। हीरो और उसके लक्ष्य के बीच में जो होता है उसे ही कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। आसान शब्दों में ये 7 टाइप्स की कॉन्फ्लिक्ट होते हैं लिटरेचर में। देखते हैं कौन कौन से। स्टोरी में एक करेक्टर का दूसरे करेक्टर के साथ में कॉन्फ्लिक्ट। सेकंड टाइप्स आता है करेक्टर का सोसाइटी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड टाइप आता है करेक्टर का नेचर के साथ में कॉन्फ्लिक्ट। फोर्थ आता है करेक्टर का टेक्नोलॉजी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट। फिफ्थ आता है करेक्टर का सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के साथ में कॉन्फ्लिक्ट। सिक्स आता है करेक्टर का भाग्य के साथ में कॉन्फ्लिक्ट। 7 और लास्ट आता है करेक्टर का खुद के करेक्टर के साथ में कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि उसके इनर सेल्फ के साथ में कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट एलिमेंट आता है ड्रामा का डिक्शन। ये एक लिटरेरी डिवाइस है। किसी भी आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए राइटर के द्वारा शब्दों के चुनाव करने को डिक्शन कहा जाता है। या फिर हम कह सकते हैं किसी भी स्टोरी को इफ़ेक्टिव वे में सुनाने के लिए ऑथर के शब्दों के चुनाव को डिक्शन कहते हैं। ऑथर के यही सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जब एक क्रिएटिव वे में अरेंज करता है वो, तो ये शब्द उस आर्टिस्ट का स्टाइल बन जाता है। लिटरेचर में ये शब्दों का चुनाव किसी भी करेक्टर के साथ में जुड़ा होता है जो उस करेक्टर के आइडिया, वैल्यू और एटीट्यूड को प्रेजेंट करते हैं स्टोरी में।
या फिर कह सकते हैं कि डिक्शन किसी भी करेक्टर का आउटर अपीयरेंस या इनर स्टेट ऑफ माइंड को रीडर को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के एक प्ले में जिसका नाम है पिगमिलियन, उसमें प्रोफेसर हेनरी हैगन्स एलिजा डोलिटिल को अपर क्लास सोसाइटी की लैंग्वेज सिखाते हैं। इसमें सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स ही मैटर करता है। लिटरेचर में 8 कॉमन टाइप ऑफ डिक्शन बताई गई है। पहला आता है फॉर्मल डिक्शन। ये प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है, इसमें लोकल या फैमिली वर्ड्स यूज़ नहीं करते। सेकंड टाइप ऑफ डिक्शन आती है इनफॉर्मल डिक्शन। ये कन्वर्सेशनल, कैजुअल, रियलिस्टिक लैंग्वेज होती है जो नॉर्मली नॉवेल्स में या नॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज़ की जाती है। थर्ड टाइप ऑफ डिक्शन आती है कोलैक्वल। इसमें इनफॉर्मल वर्ड्स जो किसी खास जगह या टाइम से कनेक्टेड होते हैं, ऐसे वर्डों को करैक्टर के पोर्ट्रेट करने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिक्शन आती है स्लैंग। ये कोई वर्ड्स या फ्रेज होते हैं जो किसी खास कल्चर में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिक्शन आती है पेरेंटिक। इसका मतलब होता है डिटेल्ड एकेडमिक राइटिंग, मतलब इनमें एजुकेटेड वर्ड्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिक्शन आती है एब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब होता है किसी आइडिया या इमोशन का एक्सप्रेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिक्शन आती है कॉन्क्रीट। इसमें डेनोटेटिव मीनिंग होती है, ये स्पेसिफिक और लिटरल होती है, मतलब इसमें शब्दों में कोई छुपी मीनिंग नहीं होती, इंटरप्रिटेशन आसान होती है इसकी। नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ डिक्शन होती है पोएटिक। लिरिकल वर्डिंग होती है इसमें, मतलब वर्ड्स में रिदम और राइम होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एलिमेंट्स ड्रामा का है, उसकी बात करते हैं, वो है एपिलॉग। एपिलॉग किसी भी स्टोरी का फाइनल चैप्टर होता है। इसके बहुत से पर्पस हो सकते हैं, जैसे कि स्टोरी के लूज प्लॉट्स को समझाने में, या किसी करेक्टर को रीडर या ऑडियंस को पूरी तरह समझाने के लिए, स्टोरी को पूरी तरीके से एंड करने के लिए, सीक्वल को सेट करने के लिए, या फिर लास्ट में इवेंट्स को डिटेल में बताने के लिए इसका यूज़ होता है। ये स्पीच की फॉर्म में हो सकते हैं या फिर सीन के फॉर्म में हो सकते हैं। प्रोलॉग इसके अपोजिट होता है, जो स्टोरी के स्टार्टिंग में आता है। शेक्सपियर के कुछ प्लेज हैं जैसे कि मिडसमर नाइट ड्रीम, इसमें एपिलॉग देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा की, ये है यूफोनी। यूफोनी ऐसे शब्दों का कॉम्बिनेशन होता है जो वर्ड्स प्लीजेंट होते हैं सुनने में, प्रोनाउंस करने में आसान होते हैं, जैसे कि एल, एम, एन, आर। कुछ हार्ड वर्ड्स होते हैं जैसे कि टी, पी, एन, के। यूफोनी के शब्दों को यूज़ करने में एक प्लीजेंट साउंड क्रिएट होता है। ऐसे शब्दों का यूज़ पोएट्री में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं शेक्सपियर की एक सोनेट है, सोनेट 18, उसमें एक कपलेट है, वो इस तरह से है, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रेथ और आइज कैन सी, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। अगर आपको इसका खुद एक्सपीरियंस करना है तो आप इसको खुद प्रोनाउंस करके देख सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ ड्रामा आता है मालाप्रोपिज्म। फ्रेंच में इसका मतलब होता है माल एप्रोपज, मतलब इनएप्रोप्रिएट, मतलब आसान शब्दों में ये इनकरेक्ट वर्ड का यूज़ है करेक्ट वर्ड की जगह पर, जिनके साउंड सिमिलर होते हैं और इनका जो रिजल्ट है वो नॉनसेंस और ह्यूमरस वे में आता है। ये वर्ड मिसिस मैलाप्रोप एक करेक्टर है शेरिडन की एक कॉमेडी का जिसका नाम है द राइवल्स, उसमें एक करेक्टर है इसी नाम का, उससे ही ये लिया गया है। इस करेक्टर को गलत वर्ड बोलने की आदत होती है जिससे कॉमेडी और ह्यूमर क्रिएट होता है, जैसे ऑब्स्ट्यू को ऑब्स्ट्रूज बोलना, मतलब एरर्स इन स्पीच कॉल्ड मालाप्रोपिज्म। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। चीयर अप, आई प्रेडिकेट ए फाइनल विक्ट्री, यहाँ पर प्रेडिक्ट की जगह प्रेडिकेट यूज़ करना। सेकंड देखते हैं, हिज कैपेसिटी फॉर हार्ड लिकर इस इनक्रेडिलियस, इनक्रेडिबल की जगह पर इनक्रेडिलियस यूज़ करना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब एरर होती है बोलने में तो वहाँ पर ये मालाप्रोपिज्म होता है। नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं यूफेमिज्म की। यूफेमिज्म मतलब किसी ऑफेंसिव या दुख पहुंचाने वाले वर्ड की जगह कोई ऐसा वर्ड का यूज़ करना जो ऑफेंसिव ना हो, बुरा ना लगे। जैसे इट इज़ वेरी हार्ड टू से दैट योर फादर इज़ नो मोर और पास्ड अवे, बजाय ये कहना कि योर फादर इज़ डेड,
ऐसे ही सिचुएशन पर शब्दों को थोड़ा सॉफ्ट बनाकर बोलना यूफेमिज्म कहलाता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये एलिमेंट्स, ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इतने आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।